बलूचिस्तान में किस कदर बर्बरता बरती जा रही है और क्या पाकिस्तान टूटने की कगार पर है। बीएलए पाकिस्तान के लिए काल बन चुका है। दुनिया भर में दहशत फैलाने के लिए मशहूर पाकिस्तान अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस गया है और उसकी चाल उसी पर भारी पड़ रही है। पाकिस्तान में इंसान तो क्या, मुर्दे भी सेफ नहीं है। हाल ही में पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक करके यात्रियों पर हमला किया गया था, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। दुनिया भर में दहशत फैलाने के लिए मशहूर पाकिस्तान, अब बड़ी खबर यह आ रही है कि क्वेटा में जहां पर सिविल अस्पताल में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी घुसे और शवों को अपने साथ लेकर भाग गए। कहा जा रहा है कि ये डेड बॉडीज बीएलए के फाइटर्स की है, जिन्होंने हाल ही में बोलन में जाफर एक्सप्रेस यात्री ट्रेन पर हमला किया था। क्वेटा में बलूच प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोलीबारी और हिंसा की घटनाओं ने बलूचिस्तान में उबाल पैदा कर दिया है। बलूचों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना और पुलिस की इस कार्रवाई में कई बलूच नागरिक मारे गए। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इससे पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों में भी, जैसे तुर्बत में, पूर्ण बंद और राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू हो गई है। बलूच लोगों ने पाकिस्तानी पुलिस और सेना के खिलाफ सड़क पर उतरकर आगजनी की है, तोड़फोड़ की है और महरंग बलूच की रिहाई की भी मांग की है। इन मुद्दों पर मेहमानों से बातचीत करेंगे। जिस तरह से बलूचिस्तान में भीषण संग्राम छिड़ा हुआ है, उसके बाद सवाल उठ रहा है, क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। बातचीत करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल वीके दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट हुसैन जावेद, पत्रकार पाकिस्तान, इस वक्त हमें कनेक्ट कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि पाकिस्तान से हुसैन जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद साहब, बलूचिस्तान में खासकर एक महरंग बलोच, जो कि एक महिला लीडर हैं बलूचिस्तान की, उनको एक तो अरेस्ट करा आपने। उसके बाद प्रदर्शनकारियों पर गोले बरसाए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोलियां भी चलाई गई हैं, कुछ खबरें ये भी मिली हैं। अब लोकतंत्र में प्रोटेस्ट का अधिकार तो है, लेकिन आप प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे और बलूचों को, उनकी आवाज को जबरन कुचलेंगे, तो कब तक ये चलेगा। जी विवेक, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। जो भी हमारे यहाँ पे गेस्ट हैं उनको भी सलाम। देखें, ये जो पिछले 2 दिन के अंदर कोयटा के अंदर हुए हैं इस तरह के इंसिडेंट, ये वाकई अफसोसनाक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो कि मैंने अभी आपकी रिपोर्ट सुनी, आपका इंट्रो सुना, उसमें आपने जिक्र किया कि यहाँ पर लाशें जो हैं शायद वो भी सेफ नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको उसका बैकग्राउंड बता दूं कि कुछ ऐसी डेड बॉडीज थी जो कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर थी, लेकिन उसमें जो अवाम थे, बाद जो काफी हद तक ये मारंग की पार्टी के थे लोग, इनका ख्याल था कि शायद ये उन मिसिंग पर्सन्स की लाशें हैं जो कि उनके अपने लोग हैं। तो वो यही चाह रहे थे कि ये जो लाशें ये उनको दे दी जाए, इसलिए उन्होंने हल्ला बोला सिविल अस्पताल के अंदर, जहां पे बिल्कुल किसी किस्म की खास सिक्योरिटी भी नहीं थी। और इसमें वो वहां से लाशें उठा के ले गए और बाद में ये इल्म हुआ कि ये असल में आतंकवादियों की लाशें थी। और बाद में पुलिस ने छापे मारे और काफी हद तक जो बॉडीज थी उनको रिकवर भी कर लिया। लेकिन वही बात है कि अवाम इस तरह से बिफर गए और उनके पीछे मारंग की जो पार्टी है उसका हाथ है। और बाद में आपने देखा है ये इंसिडेंट जो ये आज से 2 दिन पहले का है, और कल सुबह आपके इल्म में है कि मारंग को भी अरेस्ट किया गया। तो ये तमाम चीजें इस तरह से हो रही हैं। और मैं ये कहूंगा कि फिर आपने कहा कि वहां पर गोली चली, तो मैं आपको ये बता दूं, पुलिस की जानिब से कोई गोली नहीं चली, क्योंकि उनके पास सिर्फ वाटर कैनन था, उनके पास सिर्फ आंसू गैस थी। मसला ये हुआ था कि बीच में फायरिंग हुई थी। अब ये अभी तक इस पे शक किया जा रहा है कि कहीं ये बीएलए के लोग तो नहीं थे जिन्होंने भीड़ का फायदा उठा के इस अफरा तफरी के अंदर फायर खोल दिया और 3 इस तरह की जो लाशें थी वो वहां पर गिर चुकी थी। तो ये है असल इसका बैकग्राउंड। नहीं, आपने खुद कबूल किया कि जो बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन हैं उनको ढूंढ रहे हैं, तो आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि बलूचिस्तान से लोग गायब हुए हैं, आप लोगों ने बलूचिस्तान में जुल्म सितम किया है, या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखें, इसमें ये विवेक कि आप अपने अल्फाज जो है ना वो मेरे मुंह में ना डालें कि वहां पे जुल्म सितम है या इस तरह की। लेकिन ये जो बात है ना कि जो वहां के मिसिंग लोग हैं, ये तो फैक्ट है। मैं आपको बताऊं, ये बकायदा फैक्ट है कि 10,000 लोग थे जो पिछले कई सालों में इस तरह से उनको अपने घरों से उठा लिया गया था और बकायदा उन पे केस चले हैं, ऐसा सब कुछ हुआ है। और हमारे ये सब कुछ जो है ये फैक्ट है और रिकॉर्ड
भी है इसका सारा। लेकिन ये भी देखें, जो 10,000 केस थे ना, उसमें तकरीबन 9,500 के करीब केस रिजॉल्व भी हो गए, लोग वापस घर भी आ गए हैं। कुछ उसमें ऐसा हुआ कि कुछ लोग आज तक जो है वो नहीं आए हैं, और उनके ऊपर जो है वो जो कोर्ट है वो अपना काम कर भी रही है, लॉ जो है वो यहाँ पर अपनी हरकत में भी है। लेकिन ये कहना कि जुल्म सितम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेन इसमें वही लोग हैं जो कि भटकाए गए हैं, जो कि आतंकवादियों के इशारे पर थे, और जिनको शक की बुनियाद पे उठाया गया वो बहुत कम लोग थे, और उनका हमें अफसोस है कि उनसे उनसे कोई ऐसी गलती नहीं हुई थी, और ऑब्वियसली वो एक ऐसा ह्यूमन लॉस हुआ है। लेकिन अक्सरियत वही थे जिन्होंने हथियार उठाए थे स्टेट के खिलाफ, तो इसमें कोई शक नहीं। मैं सीधे रुख करूंगा लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर का। कुलकर्णी सर, क्या कहेंगे आप? जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उससे तो साफ है कि बलूचिस्तान में सब ठीक नहीं है और बलूचिस्तान आजादी की अंगड़ाई ले रहा है। विवेक, धन्यवाद। जो जावेद ने कहा वो खुद मानते हैं कि जिस प्रकार से बलूचिस्तान में हो रहा है, उन्हें भी इस बात पे बहुत दुख है कि बलूचिस्तान के अंदर अगर इस तरह जब आवाम एकदम बेकाबू हो जाती है, अस्पतालों में घुस करके शवों को उठा करके भाग जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि 2006 से लगातार जिस प्रकार से लोग लापता है वहां पे और किसी का पता नहीं चल रहा, और कई एक जो वहां से रिपोर्ट्स आई है कि जो वहां पे डेड बॉडीज है, कईयों की आंखें नहीं है, कईयों को जबरदस्त टॉर्चर किया हुआ है, हालात बहुत ही बदतर हैं। और जिसके लिए फजलुर रहमान जो उनके खुद मौलाना जी हैं, जो उन्होंने पार्लियामेंट में पाकिस्तान के कहा है कि बलूचिस्तान के अंदर 6-7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बिल्कुल भी बेकाबू हैं, वहां पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराता है, और वो किसी वक्त भी आजादी मांग सकते हैं, और यूएन को उन्हें आजादी देने में कोई भी झिझक नहीं होगी, क्योंकि वो खुद मानते हैं। और वही उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कहा, और वही बलूचिस्तान के बारे में कह रहे हैं। और बलूचिस्तान के ऊपर लेकर के जिस प्रकार से जनरल मुनीर भी के बार बार ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है बैकफुट पर है, और ये मुझे लगता है कहीं पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है, और ये सिर्फ पाकिस्तानी इसका जो है जी, ये शुरुआत है। पाकिस्तान बलूचिस्तान वाले एंड पे ब्लीड कर रहा है। मैं जल्दी से वीके दत्ता सर का एक रिएक्शन ले लेता हूं। वीके दत्ता सर, किस किस सिचुएशन में पाकिस्तान है अभी बलूचिस्तान को लेकर? विवेक, देखिए, ऐसा है, जो ये करंट सिचुएशन अभी बलूचिस्तान में चल रही है, चाहे वो पाकिस्तान फौज के ऊपर हमले हों, सी पैक में काम करने वाले चीनी लोगों के ऊपर हमले हों, और जो जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया घटा थोड़े दिन पहले, ये सारी जो एक इंडिकेटर्स हैं, ये जाहिर कर रहे हैं कि आज के दिन बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता। वो अपनी आज़ादी चाहते हैं, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। और उनके दो मूवमेंट हैं, एक उनका मिलिट्री मूवमेंट है, एक पॉलिटिकल था, और एक जो ह्यूमन राइट बेस्ड जो मेहरांग बलोच चला रही थी, डॉक्टर मेहरांग बलोच, एक बड़ी रिस्पेक्टेड कार्यकर्ता हैं, और इनके फादर भी खुद अगवा हुए थे, जिनकी डेड बॉडी बाद में मिली। इनके भाई को भी अगवा किया गया और गायब करने की कोशिश करी, बड़े मशक्कत के बाद उसको छुड़ाया गया। तो ये जो सिलसिला चल रहा है पाकिस्तानी फौज के द्वारा बलूचिस्तान के अंदर लगातार ह्यूमन राइट वायलेशन करके किसी प्रकार से बलूच की जुबान को दबाने का काम, आज के दिन में बलूच उससे तंग आ चुके हैं, उब चुके हैं। उनके सब्र का जो समुद्र वो मतलब भर चुका है, वो अब और नहीं सहना चाहते, और वो पाकिस्तान से आजाद होना चाहते हैं। और इसी के चलते ये पूरी कार्रवाई चल रही है, और जिस मोमेंटम से ये कार्रवाई चल रही है, इन्होंने सिविल अनरेस्ट का भी कॉल किया है। इन्होंने बोला हर एक बलूच अपने घर से बाहर निकल के सड़कों पे आए और पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान फौज के खिलाफ एक जिहाद छेड़ दे। तो ये एक पूरा मूवमेंट है जिसके अलग अलग पहलू हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो। क्या पाकिस्तान की जवाबदेही नहीं है? क्या पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में रखा गया था, जो उनके अलग अलग पहलू हैं, चाहे टेररिज्म के ऊपर हो, चाहे ह्यूमन राइट इंडेक्स हो, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान के बुरे दिन और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, और यहाँ बाद में चल के जो पीओके के अंदर भी ऑलरेडी मूवमेंट है, गिलगित बाल्टिस्तान में है। ये सारी चीजें एक कंबाइंड, जिसको बोलते हैं एक आंधी की तरह उभरेगी,
और पाकिस्तान की फौज जो खास करके जिससे ये पूरा प्रचलन चला रखा है पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने हर एक उस आवाज को दबाया है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे उसको इमरान खान जो एक इलेक्शन जीत चुका उसको जेल में डाल रखा है, ये पाकिस्तान की फौज है। और बताओ विवेक, पाकिस्तान की फौज के अंदर एक अनरेस्ट चालू हो गया है। पाकिस्तान के यंग ऑफिसर्स ने वार्निंग दी है आसिफ मुनीर को कि हम तेरा ये तमाशा और नहीं सहेंगे, तेरे द्वारा चलाया गया जो वेंडेटा है हम इसको कबूल नहीं करते हैं। तुम्हारी वजह से पाकिस्तान की फौज की जो इज्जत है पाकिस्तान की आवाम की नजरों में गिर चुकी है। और ये जो सिग्नल आया है, अगर आपको मालूम हो, ये पिछले 1-2 दिन के अंदर जो यंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने पूरा ये चलाना शुरू किया है सोशल मीडिया के ऊपर और वार्निंग दी है आसिफ मुनीर को। आप देखते चलें पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा बदलाव होगा और जल्दी होगा। और अभी ज्यादा देरी होगी तो बलूचिस्तान में इनके हाथ से निकल जाएगा, और ज्यादा देरी होगी तो खैबर पख्तूनख्वा भी निकल जाएगा। उसके बाद हो सकता है पंजाब बच जाए इनके पास। ओवर टू यू विवेक। ठीक है, मैं ये अनरेस्ट वाले सवाल पर हुसैन जावेद जी का रिएक्शन लेना चाहूंगा। अनरेस्ट क्या आर्मी के अंदर भी है? पाकिस्तान के अंदर तो दिखता है अलग अलग मुद्दों को लेकर, बलूचिस्तान को लेकर क्या ये अनरेस्ट बन रहा है? क्योंकि कई आर्मी पर्सनल का ये मानना भी है कि जो जवान भेजे जाते हैं वहां पर वो बहुत यंग होते हैं और उनको बलूचिस्तान में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में लगा दिया जाता है, जिनके पास पर्याप्त ट्रेनिंग भी नहीं होती और वो वहां पर मारे जाते हैं बलूचों के हाथ। देखिए विवेक, मैं आपको बताऊं, एक फौजी जो होता है, चाहे वो जवान है चाहे वो अफसर है, उसकी अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल होती है जब वो अपनी एकेडमी से निकलता है। आपके यहाँ IMA है, हमारे यहाँ PMA है। तो ये कहना है कि उस इन जैसी जो इतनी अच्छी एकेडमीज है, यहाँ से जब कोई अफसर या जवान निकलते हैं, उनके बारे में ये कहना है कि उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती है या उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है या वो प्रेशर को एब्जॉर्ब कर नहीं सकते, ये तो बिल्कुल बेमानी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। फौज की ट्रेनिंग हर जगह जो होती है वो लामिसाल ही होती है। दूसरी बात ये, मैं अभी जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी बात सुन रहा था, तो अब देखें इन्होंने एक बात की कि हमारी फौज के अंदर अनरेस्ट है और हमारे जो जूनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने स्पेशली आर्मी चीफ का उन्होंने कहा है कि हम और इस काम में पढ़ नहीं सकते हैं, तो आप अपने जो हालात हैं वो ठीक कीजिए। अब अगर मैं इन पैनलिस्ट साहब से पूछूं, ये बयान आपने कहाँ देखा है, किस अखबार में देखा है, किस टीवी में देखा है? हमारे आर्मी के जो अफसर्स हैं उनकी कोई फुटेज आपके पास है? इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मैं वही कहता हूँ, टीवी एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल मीडियम होता है। आप होस्ट हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। हम यहाँ पर अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है कि जो बात कहें वो फैक्ट के साथ कहें। ऐसी बातें करने का कोई फायदा नहीं है, इससे कुछ होने नहीं वाला। एक बात मैं कहूंगा विवेक, अगर आप मुझे थोड़ा सा दें मौका, कि देखें बलूचिस्तान को ना समझना बहुत अहम है। एक तो मैं कई शोज में कह चुका हूँ, सबसे इसका जो एरिया है, मतलब इट इज द लार्जेस्ट हेयर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आबादी उतनी ही कम है। और 50% आबादी यहाँ की जो है ना वो पश्तून है, 50% जो है वो बलोच आबादी है। अब उसके बारे में इस तरह कह देना कि ये पाकिस्तान से अलग हो रहे हैं, एक छोटा सा सेक्शन है इस छोटी सी आबादी के अंदर, एक छोटा सा सेक्शन है जिसको BLA की सपोर्ट हासिल है और उनके पास भी कोई ऐसा कोई लीडरशिप नहीं है। तो उनकी एक ख्वाहिश है, तो ख्वाहिश तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो ख्वाहिश उनकी पूरी भी हो जाए। और अभी नहीं एक है, बात ये अलग बात है। लीडरशिप आप पनपने नहीं देना चाहते। आपने अभी मेहरंग बलोच को अरेस्ट किया हुआ है, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से। जब आप वहां के लीडर्स को ही उठा लेंगे, लीडर्स को लापता कर देंगे, उनको देश छोड़ने पे मजबूर कर देंगे, वो लीडर्स पनपेंगे कैसे? देखिए विवेक, अच्छा सवाल है आपका और मैं इसी तरफ आ रहा था। मारंग साहिबा जो है एज अ मतलब वो एक खातून है, हम उनकी इज्जत करते हैं। उनकी फैमिली के साथ जो हुआ ऑब्वियसली ये मतलब बहुत ही अफसोसनाक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात ये कि जब आप अपनी सारी सिम्पथी, यानी मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अपनी सारी सिम्पथी दिखा रही हैं बलोचों के हवाले से और वहां के जो मिसिंग लोग हैं उनके हवाले से, बिल्कुल ठीक है, ये आपका हक है। लेकिन जो नॉन बलोच लोग वहां आके मजदूरी करते हैं, गरीब लोग हैं, रोजाना उनकी लाशें वहां पे BLA की फायरिंग से गिर रही हैं। आपने उनके बारे में एक लफ्ज कहा, जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, क्या आपने उनके बारे में उनको कंडेम किया? नहीं किया। तो ये जो है ना आपका डबल स्टैंडर्ड, ये इस तरह चलता नहीं है। और ये मैं आपको बताऊं, ये बात भी नहीं करती है। यानी हुकूमत ने कई दफा इनके साथ कोशिश की कि आपस में बात करते हैं, आपके जो भी रिजर्वेशन हमारे सामने रखे, ये बात भी नहीं करते। और हर उस कॉज को इन्होंने सपोर्ट करना है जो कि BLA का होता है। तो एक तरह की मैं इनको ये कहूंगा, ये इनका स्टार्ट अच्छा था
कि जितने भी यहाँ पे मिसिंग लोग हैं उनको सामने आना चाहिए। इन्होंने उसके लिए आंदोलन भी किया, वो बात ठीक थी, लेकिन अब जिस तरह ये ब्लाइंडली बीएलए की सपोर्ट कर रही है ना, ये चीज सही नहीं है और इसी वजह से इन पे तनकीद होती है। कुलकर्णी सर। विवेक, जो जावेद भाई बोल रहे हैं उन्हीं को मैं समझाना चाहूंगा, जो मुझे हमें मालूम है उनके इलाके के बारे में। उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि बलूचिस्तान जो है 44% पाकिस्तान का हिस्सा है, 5% से ज्यादा वहां पे आबादी है, तकरीबन 45 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। वहां पे सोना, चांदी, तांबा, गैस, कोयला, सब कुछ की खाने हैं। इसके बावजूद भी वहां पीने का लिए पानी नहीं है, वहां पे बिजली की बहुत तंगी है। चीन ने लगातार जिस तरह के सीपीसी को लेकर के $60 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का कहा, उन्हें एक बताया कि वहां पर दुबई बना के रख देंगे। वहां पर जो ग्वादार का जो इन्होंने एयरपोर्ट बनाया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां की बिजली जो है वो ईरान से लेते हैं। बलूचिस्तान का तकरीबन 900 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान के साथ लगा हुआ है और तकरीबन 1600 किलोमीटर का बॉर्डर दुरान लाइन के साथ साथ अफगानिस्तान के साथ इनका लगा हुआ है। उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि बलूची जो है वो ईरान में भी है, अफगानिस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी है। 39 डिस्ट्रिक्ट्स में से 60 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके खुद, मैंने जैसे कहा आपको कि मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं आज की तारीख में पाकिस्तान की फौज वहां जाने में कतराती है, और वो खुद मानते हैं कि वो जिस तरीके से फजलुर रहमान अगर उनके पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि वहां पे फौज नहीं है, वहां पे पुलिस नहीं है, वहां पे झंडे पाकिस्तान के नहीं लहराते, वहां पे सारे के सारे बीएलए जो ऑर्गेनाइजेशन है जो 2000 में खड़ा हुआ, और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जो इससे पहले था, ये 5th स्टेज है इनके इंसर्जेंसी का। खान कलात ने जो जिस प्रकार से 1948 27 मार्च को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, वो भी जबरदस्ती दस्तखत करवाया इनसे। उसके बाद से उन्हीं के भाई अब्दुल करीम जो है उन्होंने इंसर्जेंसी शुरू की 50 में, 60 इस दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में, और ये 2004 से लगातार इंसर्जेंसी चल रही है। अब 2 दशक से हो गए, 2004 से लगातार डिसअपियरेंस, टॉर्चरिंग, किलिंग, ये आप समझ सकते हैं पाकिस्तान में पंजाबियों का एक वहां पे क्या उसे कहते हैं डोमिनेशन है, और इतना डोमिनेशन है कि बलूच जो है उनकी फौज में तकरीबन 3% भी नहीं है, इतना बुरा हाल है। तो ऐसी फौज में जहां पे बलूचों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, पश्तून जो है ये दुरान लाइन को लेकर के कौन पश्तून मांगता है, वही कह रहे हैं ना, तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये सारे के सारे किसके बनाए गए हैं, पाकिस्तान के बनाए गए हैं। और कौन मार खा रहा है आज, पाकिस्तान। जिसने इस सबको, क्लिंटन क्या कहती थी, बार बार यही कहा ना उन्होंने कि अगर आप सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि सांप सिर्फ दुश्मन अपने पड़ोसियों को जाके डसेगा तो आप भूल जाइएगा, वो सांप आपको भी डसेगा। नौबत आ गई। अगर आप आज विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं कि हम तो आतंक के एक खुद एक विक्टिम है, विक्टिम इसलिए क्योंकि आप ही ने आतंक को शुरू किया, आप ही ने इसको फला फूला, और आज पूरे विश्व भर में पाकिस्तान की जो छवि है वो क्या है, आतंकी के। ओसामा बिन लादेन कहां पाया गया, बिल्कुल पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर। तो किसने किया, और आज पाकिस्तान जो है अब विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। किसने, इतने जो मिलिटेंट्स है, हाफिज सईद है, बाकी लोग, कौन मुशर्रफ कहता था, क्या कहता था, ये तो जी हमारे हीरो है। और उसी मुशर्रफ ने किसको मारा, बुख्ती को मारा। बुख्ती को क्यों मारा, बुख्ती हो 79 ईयर ओल्ड मोस्ट trusted and someone who the Baluchis love, और उसको जाकर के गुफा में मरवाया, वो भी एंटी टैंक मिसाइल फायर करवा कर। तो पाकिस्तान ने मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने ही जो आज हालात पाकिस्तान के हैं बलूचिस्तान के अंदर, उनकी जिम्मेवारी पाकिस्तान ने लेनी है। और इधर उधर कहना नहीं साहब ये तो बाहर से लोग इसके सपोर्ट करें, सब गलत। 50s में, 60s में, 70s में, 80s में, 2000 शुरुआत से कौन कर रहा था, सब पाकिस्तान ही कर रहा है ना, पाकिस्तान की फौज ही कर रही है वहां पे जुल्म। अब जाफर एक्सप्रेस है, इसी जाफर एक्सप्रेस में दिसंबर में हुआ था या नहीं हुआ था, कौन मारे गए, उन्होंने पंजाबियों को पिक किया, उन्होंने फौजियों को उठाया और मारा। आजकल तो ये कह रहे हैं कि भाई ये सब इंडिया करवा रहा है। ये गलत, बिल्कुल गलत है। इंडिया करवाएगा, क्यों इंडिया करवाएगा, ये इंडिया कहां, इंडिया, मैं बार बार, पाकिस्तानी भाई हमारे सिबलिंग्स हैं, हम दोनों एक साथ थे, पर पाकिस्तान ने किसका सहारा लिया, आतंक का सहारा लिया। और आतंक का सहारा आज नहीं, 1947 से मोहम्मद अली जिन्ना, आपको शायद विवेक याद करा दूं, मोहम्मद अली जिन्ना जो फादर ऑफ द पाकिस्तान नेशन है, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे किसको, खान कलात को। किसके सामने, 4 अगस्त 1947 को माउंट बैटन के सामने। किसलिए, कि इनको सीधा आजादी दीजिएगा, बलूचिस्तान को आजाद। और किसने पूरा पीछे घोपा, अपने इन्होंने, जिन्ना साहब ने।
तो अगर उन्हीं के देश के बीच में इस तरह की हलचल होगी तो क्या होगा? जी यही जल्दी से होगा ना। हुसैन जी का जवाब लेते हैं। हुसैन जी, क्या आप लोगों को देखिए, अभी भी मैं- लगता है कि पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए इंडिया करवा रहा है? अब आप लोग, मुझे लगता है आप लोगों के अंदर ये भी चर्चा चलती होगी कि भाई मेहरंग बलोच जो है वो इंडिया से पैसे लेती होंगी या इंडिया के लिए काम करती होंगी, इंडिया के एक्टिविस्ट, या फिर हो सकता है आप लोग उनको रॉ का एजेंट भी बताते हो। विवेक जी, मैं अभी इतनी बात करूंगा, मुझे पता है आपके पास टाइम कम है, और सर ने जो बातें की सर ने, मैं ये नहीं कहूंगा उन्होंने हर बात जो है वो बिल्कुल सही नहीं की, क्योंकि उनकी कई बातें सही भी हैं, उनकी कई बातों से मैं इत्तेफाक भी रखता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें जिस पे इख्तलाफ भी है। मैं सिर्फ इसमें यही कहूंगा, देखें ये एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है और वहां पर एक इंसर्जेंसी की कैफियत है, और जब भी किसी मुल्क में इंसर्जेंसी की कैफियत होती है तो कहीं ना कहीं से उसको फीलिंग होती है। मैं नहीं चाहता मैं यहाँ पे इस तरह के मतलब जो है आप इल्जाम लगाऊं या किसी और पर इल्जाम लगाऊं, चीजें रिकॉर्ड पर है, कई शोज में मैं इस तरह कह चुका हूं, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि बीएलए का जो एक यहाँ पे ग्रुप है जो सबसे ज्यादा इस वक्त हाईलाइट है, उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है कि हम यहाँ पे आजादी हासिल करें और पाकिस्तान से अलग हो जाए, लेकिन ये होने नहीं वाला, क्योंकि ये कोई बांग्लादेश के साथ इसका कंपैरिजन नहीं बनता है, ये 1971 नहीं है। और या आप देखिएगा थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा, मैं ये नहीं कहता ये मसला कोई 1 माह में, 2 माह में, 3 माह में हल होने वाला है, जी लेकिन वक्त के साथ ये बहुत जल्द हल होगा, ये हल होगा और यहाँ पर अमन होगा। सर, ये 5वें फेज का संघर्ष है बलूचिस्तान की तरफ से। आप ये संघर्ष जब से बलूचिस्तान 1948 से बना है तब से इसको टैकल नहीं कर पाए। मैं जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं दत्ता सर का। दत्ता सर, कि जैसी करनी वैसी भरनी, पाकिस्तान की फौज जो लगातार अपने आप को वजूद में रखने के लिए पाकिस्तान में पाकिस्तान की अवाम का उल्लू बनाती रही, पाकिस्तान की अवाम को दिखाती रही कि बहुत खतरा है, भारत से हमला होने वाला है, हम कश्मीर को आज़ाद कराने वाले हैं। वो उसी के जोर पे पाकिस्तान की अवाम को लूटती रही और अपने आप वो मजे उड़ाती रही जो उनकी अवाम को आज के दिन में मुहैया नहीं है। वहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है पूरे खत्म हो चुकी है, पूरे लोग भुखमरी के कगार पे हैं, इंडस्ट्री खत्म हो रही है, इंटरनेशनली इनकी तो हो रही है बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान की फौज की करनी है, और वही पाकिस्तानी फौज जो भारत के अंदर करा रही थी, आज पाकिस्तानी फौज जो जो उन्होंने फ्रैंकेस्टाइन पैदा किया खुद, अभी उसका सामना कर रही है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो। बरूच तो खैर अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की बात करो, सिंध की बात करो, कराची के अंदर बहुत पख्तून है, पख्तून वहाँ बलूचिस्तान में भी हैं, और आज के दिन में टीटीपी और बीएलए मिलकर हमला कर रहे हैं पाकिस्तान की फौज के ऊपर। और तालिबान देखिए पाकिस्तान ये दावा तो कर रहा है कि इंसर्जेंसी है ये और इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन 1948 से ये इंसर्जेंसी चल रही है और आज हालात सबसे ज्यादा वर्स्ट नजर आते हैं 2025 में। पाकिस्तान कैसे कंट्रोल करेगा इसका कोई रास्ता फिलहाल दिखता तो नहीं है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।